रखना चाहता। मुझे लगता है कि कह देना चाहिए। यह वजह इसकी यह थी कि 2014 में जो नंबर 2 थे वो कड़ी निंदा करते थे। उन्होंने लगा कड़ी निंदा कर दो, क्या फर्क है, खत्म बात, कड़ी निंदा कर दी हमने। 5 मरे हैं आज भारत में, कड़ी निंदा करता हूं। कश्मीर में 2 आतंकवादी आ गए, कड़ी निंदा करता हूं। लोग डर गए, ये कड़ी निंदा है क्या? और देश थक गया इस कड़ी निंदा से। उनका ये कड़ी निंदा हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा। लेकिन लोगों ने इसको समझा कि ऐसे ही रहेगा, ये कड़ी निंदा ही नहीं करता। निंदा शब्द इसकी डायरी में ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि चाहे हैदराबाद हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे रामपुर हो, चाहे अलीगढ़ हो, लोगों को समझना चाहिए सिर्फ निजाम नहीं बदला है। ध्यान रही क्या, निजाम वही है, निजाम को चलाने वाले बदल गए हैं। लिहाजा जो धमकियां दे रहे थे वो अब कह रहे हैं हमें छोड़ दो, आजाद कर दो। हम अब कुछ भी नहीं कहेंगे, एफिडेविट लिखवा लो हमसे, छोड़ तो दो कम से कम। वो कह रहे नहीं छोड़ेंगे अपनी मर्जी से, अभी कुछ दिन और रहिए आप अंदर। तो जब आप सत्ता का परिवर्तन करते हैं, ये एक छोटा सा बदलाव होता है, लेकिन सत्ता के परिवर्तन से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए क्या है? सत्ताएं तो पहले भी बदली, एक से एक कलाकार आया, उनकी कलाकारी के इतने गुणगान हैं कि समझ नहीं आता। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे कि देश के सबसे महत्वपूर्ण विषय पे आर्मी के लोग भी बैठे थे, रॉ के लोग भी बैठे थे, लोग अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो सो चुके थे, उनको उठाया गया। तो जब वो जगे होंगे तो क्या समझते होंगे, जब सोए थे तो क्या समझा होगा मुझे पता ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री थे। इस देश की राजनीति ने इतने बड़ी पुरानी संस्कृति और इतने बड़े देश पे ऐसे ऐसे लोगों को बिठा दिया जिनका नाम लेने में मुझे शर्म आती है। दुनिया क्या सोचती होगी कि 130 करोड़ लोगों में से कुछ भी ऐसे लोग नहीं हैं जो इस देश की महान संस्कृति के इतने महत्वपूर्ण पद के ऊपर, उसकी कुर्सी के लायक तो लोग तो चुनते कम से कम। बौने बैठ रहे थे आपके, और आपने यह रियलाइज नहीं किया। जो दुनिया आपको 5000 साल पुरानी सभ्यता से देखती है, उसी दुनिया ने 2014 के चुनाव के बाद दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र ने, आप उनको कुछ भी कहें, वो लोग आए, आप पे रूल किया, लेकिन आपके देश की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की उन्होंने। रूल करने आए थे, वो रूल किया उन्होंने। उसी दुनिया के एक बड़े अखबार ने, क्योंकि आपके यहां तो अखबार बेकार लोग चलाते हैं, अखबार का एजेंडा ही कुछ और है। वो अगर उनका बस चले तो कोई पार्टी बना ले मिलके और चुनाव भी लड़ लें और अपना प्रचार अपने आप ही कर लेंगे वो। मैं भी उससे लंबे समय तक रहा हूं। हमारे यहां ये ईमानदारी बात कहने की हिम्मत नहीं किसी ने, क्योंकि जब आप किसी बात को कहते हैं और जब ये नफा नुकसान तोलते हैं कि ये कहने से फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, तो सच मानिए कि वो बात कभी सच नहीं हो सकती। अमेरिका के एक अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने 2014 के बाद अपने एडिटोरियल में लिखा कि 1947 के बाद भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। तो यहां डिबेट इस बात पे तो नहीं हुई कि क्या बात लिखी है भाई, यहां डिबेट इस बात पे लिखी कि ये कैसे लिख दिया, भारतीय सरकार तो पहले भी थी। बड़े दिन बाद समझ में आया
कि भारतीयों की जो भाषा है, भारतीयों का जो अनाड़ीपन है, वो लोग चाय में आधी चम्मच चीनी नहीं डालते हैं, वो बैड टी नहीं पीते, वो बैड टी पिलाते हैं। लिहाजा जिस संस्कृति से जिस आदमी को आपने भेजा, उसके चलने फिरने, उठने बैठने, बात करने, हंसने में सब में भारतीयता नजर आती है। तो लोगों को चिंता हुई कि अगर भारतीय बैठ गया तो इस भारत के पुरुषार्थ को वो खड़ा कर देगा, और अगर पुरुषार्थ भारत के लोगों में जगा दिया इसने, तो 70 साल में जो हमने राजनीतिक सत्ता प्राप्त की है, जो अरबों खरबों रुपया बनाया है, वो हमारे पास नहीं रहेगा। तो हम माने या न माने, दुनिया आज भी आपको 5000 साल पुराने संस्कृति के देश से देखती है, आपके उस पुरुषार्थ को जानती है। तो दिल्ली में जो सरकार बैठी, उस सरकार को जिन्होंने भी डराने की कोशिश की, जो सबसे मुश्किल काम था, लोग कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी दो किस्म की है, मैं उसको दो किस्म की मानता हूं, एक अटल जी और आडवाणी जी की, और एक दो इन भाइयों की। क्योंकि अगर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी, तो वो तो पिछले 70 साल से लिखती थी 370 370 370। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि 370 है क्या। कुछ लोगों ने अपने मकान का नंबर 370 रख लिया। लोग ये नहीं समझ पाए ये 370 कहां है, कैसा है, क्या करें। इस जनरेशन को तो बिल्कुल पता नहीं था, और लोगों को असंभव लगता था। लेकिन सरकार से ज्यादा जिस तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, सरकार तो बनी इस देश में, लेकिन यह पहली सरकार बनी। सरकार बनाने के बाद इस समाज ने कहा, जिस मैंडेट के लिए भेजा गया है, अब हमें वो चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और पूरा समाज अपने उस पुरुषार्थ के साथ अपनी अपनी जगह जो भी कोशिश कर सकता था वो करता रहा। और देश भर में 15-20 लोग जो हमारी टीम के हिस्से हैं, उन्होंने ऐसे ही जगह जगह जाके लोगों को 370 क्या है, 35A क्या है, इसका आतंक से क्या संबंध है, ये भारत के लिए क्यों खतरनाक है, ये पाकिस्तान का क्या एजेंडा है, इससे इतना अवेयर किया कि जब समाज का दबाव पड़ा तो 370 और 35A इसकी तैयारी कहां हुई, कैसे हुई, कहां पे ये पढ़ाई की गई, कहां ये होमवर्क किया गया, यकायक देश को पता नहीं चला। बस एक खबर आई, और उस खबर के बाद कुछ लोगों को लगा कि ये हुआ नहीं है, हमने कहीं गलत सुन लिया है। 4-5 दिन लगे उनको ये सच्चाई समझने में। तो इस पे डिबेट होने लगी कि अब क्या करें। तो यकायक ऐसे पत्रकार और ऐसे इंटेलेक्चुअल और प्रोफेसर जो पूरे देश में फैले हुए हैं, उनको लगा कि अब हम क्या करें, ये स्यापा किस पे करें, ये रुदाली हम किस पे करें भाई, दुकान तो लूट गई हमारी। तो उन्होंने एक नई कहानी निकाली। यकायक उनमें मानवता का मूल इतने ऊपर चला गया था कि पैमाना छोटा पड़ गया, और बोले देखिए आपने उन लोगों को बंद कर दिया है, उनके पास इंटरनेट नहीं है। मैं इस बात पे खुश नहीं हूं, मैं इस बात पे गुस्सा हूं। जिन लोगों को 7% पॉपुलेशन जो वैली में रहती है, जिन्होंने आतंक मचा रखा है, जिन्होंने सत्ता अपने पास केंद्रित कर रखी थी, जिन्होंने 70 साल में अलग विधान, अलग संविधान के चलते पूरे सिस्टम में एंटी हिंदू और जिहाद को मजबूत किया, उस सरकार के साथ मिलकर के आतंकवादियों ने, हुर्रियत ने और तमाम वो लोग जो भारत विरोधी ताकतें थी, मस्जिदों का इस्तेमाल करके, इस्लाम का नाम लेकर के
और एक पहचान के नाम पे 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपने देश से निकाल दिया हो, अपने मूल वतन से निकाल दिया हो। वो पिछले 30 साल से हिंदुस्तान के किस कोने में हैं? क्या उन्होंने दिवाली मनाई, क्या होली मनाई, उनका घर कहां है, उनके बच्चे कहां हैं, उनके घर में किसकी मौत हो रही है, इस हिंदुस्तान ने कभी उनसे नहीं पूछा। लेकिन वही लोग इंटरनेट की चिंता कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो मानवता का पाखंड करते हैं इस देश के अंदर और अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में 15 डिग्री टेंपरेचर नहीं देखा था, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिन्होंने एक भी हत्या नहीं की, जिनके दामन पे कोई दाग नहीं है, वो दिल्ली की सड़कों पे पान और चाय की दुकानें कर रहे हैं। कश्यप ऋषि के वंशज इस देश में मारे मारे घूम रहे हैं। उनके लिए किसी सरकार ने कोई कमीशन नहीं बनाया। उनके लिए इस देश की न्यायालय ने कभी सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया। लेकिन दुख है मुझे, इस देश की न्यायालय, इस देश की जुडिशरी में भी अजीब और गरीब किस्म के फैसले और लोग बैठे हैं। एक सेना का आदमी जो आपका, मेरा, किसी न किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, वो दुश्मन मुल्क से लड़ रहा है, आतंकवादी से लड़ रहा है। पीछे से शांति प्रिय धर्म के लोग, अद्भुत उनकी शांति है। ऐसी मार्केटिंग तो कोका कोला ने भी नहीं की। अपने देश के लोग जो मेरे और आपके टैक्स से पलते हैं, जिनका सारा खर्चा भारत उठाता है, बदले में वो लोग उसी जम्मू कश्मीर में दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को पत्थरों से मार के आधे टुकड़ों में आपके घर भेज देते हैं। और इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश के चीफ जस्टिस को इस बात को कहने में न तो डर लगता है, न उसका कोई मॉरल ग्राउंड है कि वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाज हैं उनके ऊपर गोली नहीं चलेगी। वो पत्थरों से जो सेना का फौजी पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवादी से लड़ रहा है, पीछे से पत्थर मार करके वो तमाम उन उग्रवादियों का और आतंकवादियों का जो कश्मीर के अंदर हैं, जो कश्मीरी हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, जिन्हें सरकार की सपोर्ट मिली हुई है, वो उस फौजी को मारें तो उन पे गोली नहीं चलेगी। एक नई इजाद करते हैं, प्लास्टिक की गोली चलाओ। अब देश का फौजी सेना में लड़ने जाए, पहले वो गोलियां रखे या प्लास्टिक की रखे? नहीं, कोई तर्क है। फिर कहा गया कि नहीं, उसकी गोली से भी लोग अंधे हो रहे हैं, तो गुनगुना पानी डालें उनके ऊपर। तो फौजी गुनगुना पानी का एक पहले पैकेट लेके जाए, फिर के कम डालें, ज्यादा डालें। एक बार इन्हीं को भेज दो बॉर्डर पे। ये किसी पानी से खुद नहीं नहाएंगे, इनको नहलाना पड़ेगा। इस सिस्टम के बीच में जब लोग कहते हैं कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, मानवता के मूल्यों की चिंता देने के लिए भारत का चीफ जस्टिस भी ये कहता है मैं खुद जाके वहां देखूंगा। चीफ जस्टिस साहब, आपकी संवेदनाएं बड़ी सेलेक्टिव हैं। आप देश के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, आपकी शान में गुस्ताखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक की हैसियत में मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहता हूं, जब 5 लाख लोगों को उस सूबे के मुख्यमंत्री ने और देश के पहले मुसलमान गृह मंत्री ने मिलकर षड्यंत्र करके उनके 2,500 लोगों को मारा, बच्चों को उछाल उछाल के मारा, बुजुर्गों की चौराहे पे लाशें रख दी गईं और लाशों के चारों तरफ आतंकवादी मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे और कहे कि टीका लाल टपरू को अगर किसी ने पानी पिलाया तो हम उसको भी जान से मार देंगे, तब भी जरा एक बार ये कहते कि मैं कश्मीर जाके देखता हूं। नहीं गए आप, क्योंकि आपका भी न्याय सेलेक्टिव हो गया है, आपकी संवेदनाएं भी सेलेक्टिव हो गई हैं। और अगर ये किसी को गलतफहमी हो गई है कि कुछ लोग वो किसी इंस्टीट्यूशन में बैठे हों
वो भारत की जनता और संविधान से बड़े हैं, तो मैं कहता हूं गलतफहमी निकाल दें। ये देश अभी भी जो मेजॉरिटी जिसमें रहती है, आज भी आपसे भरोसा करती है। यह बात अलग है कि आपको बड़ी सेलेक्टिव जेंडर जस्टिस नजर आता है अयप्पा में। आपको शबरीमला पे सुनवाई रात दिन करते हैं, पुलिस को डायरेक्शन देते हैं कि यह इंप्लीमेंट होना चाहिए। आपको जलीकट्टू की चिंता है, आपको दहीहांडी की लंबाई की चिंता है, आपको महाकाल पे पानी कितना चढ़ना चाहिए इसकी चिंता है। इस देश की मेजॉरिटी का तहम्मुल, उसका पेशेंस, उसका इम्तिहान मत लीजिए। ये देश ने अभी वोट से सत्ता बदली है, और यह बताता है समाज कि जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है वो हमने कर दिया है। अगर अभी भी इस बदलते मुल्क का मिजाज आपकी समझ में नहीं आ रहा है और आप समझते हैं कि भीड़ के आगे आपके फैसले बदल जाएंगे, तो आपको अयप्पा के 1000 साल पुरानी परंपरा को तोड़ करके वहां पे जेंडर जस्टिस स्थापित किया। जरा मस्जिद में भी जेंडर जस्टिस स्थापित करो। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि मैं चुप हूं, मुझे अपने देश से प्यार है। मैं इस देश को नहीं चाहता कि यह देश खून की होली खेले। तो आप मेरी आस्था को भी तोड़ेंगे। 30,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई हैं, उसको भी तोड़ेंगे आप। मेरे आस्था के केंद्र को भी तोड़ेंगे आप। और आप क्या करेंगे? क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, यह बात अलग है कि टेक्निकल मामला है, आप पहुंचे होंगे, उस पर मेरा कोई विवाद नहीं। मेरा विवाद इस बात पे है कि दशहरा आया, 7 दिन के लिए कोर्ट बंद हो गई। अभी दिवाली आने वाली है, कोर्ट दिन 5 दिन की छुट्टी पे चली जाएगी। लेकिन अजीबोगरीब बात है, दशहरा पे कोर्ट बंद रहेगा, छुट्टी होगी, दिवाली पे छुट्टी होगी 5 दिन की, उसकी छुट्टी लेंगे और कोर्ट जब खुलेगी तो कहेंगे आइए बात करते हैं कि भगवान राम थे या नहीं थे। यह कहां का पाखंड है भाई? क्योंकि मेजॉरिटी वो काम नहीं कर रही जो कश्मीर की मेजॉरिटी ने किया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश को आगाह करना चाहता हूं, व्यवस्था में बैठे लोगों को आगाह करना चाहता हूं। सन 1947 में एक आदमी को लगा मेरे धैर्य की, मेरे विश्वास का जिस तरीके से तोड़ा गया है, उसको इतनी ठेस लगी, सिर्फ एक आदमी को। उसने पूछा नहीं, उसने कुछ सवाल नहीं खड़ा किया, वो भागा नहीं। उसने जो किया, उसने कहा यही मेरे सामने एक रास्ता था, मैंने किया। आपको कानूनन ये गलत लगता है, जो है आप मुझे सजा दे दीजिए, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं। ऐसे ही देश में दीवानगी पैदा नहीं होती जिस राष्ट्रवाद के चलते आप 9:30 और 9:45 बजे यहां बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें सब लोग जाकर के सो जाएं। मुझे उम्मीद है कि 90% लोगों को उनके अंदर कई सवाल अपने आप से पूछने के लिए उनको रात की नींद देर से आएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो हल ढूंढ लेंगे अपने आप। वो हल देश के लिए अच्छा हो सकता है, आपके लिए बहुत बुरा होगा। बात मत करिए, फोर्स मत करिए कि ये समाज जो 1000 साल की बात कह रहा हूं, 1000 साल अपने आदर्शों के कारण
अपने मूल्यों के कारण, अपनी परंपराओं के कारण यह देश गुलाम रहा और यह सनातन संस्कृति के लोग गुलाम रहे। उसके बावजूद भी एक कोई इंसिडेंट बता दीजिए मुझे कि सनातन धर्म के मानने वालों ने कहीं हथियार उठा करके किसी की नाजायज हत्या कर दी हो। कोई एकाध इंडिविजुअल एक्ट हो सकता है, वो भी राष्ट्र हित में, सनातन के हित में, निजी हित में नहीं किया है। जो हमारी संस्कृति को लोग आज के पाखंड से समझते हैं कि कुछ लोग आज पाखंड कर रहे हैं अलग अलग वस्त्रों में, लोग समझते हैं यही सनातन संस्कृति है। यह नहीं है। सनातन धर्म के मानने वाले लोग न प्रचार के लिए बाहर निकलते हैं, न अपनी पब्लिसिटी करते हैं। वो मठों में, पहाड़ों में बैठ करके जो चिंतन करते हैं, उसी में से चिंतन करके एक आदमी गुजरात आ जाता है।